जो समय समय पर उसको करना पड़ता है। वैसे भारत का भी अपना एक योगदान है। विश्व के किसी देश को बड़ा होना है, अपने बड़प्पन के लिए नहीं होना है, उसके बड़े होने से विश्व के जीवन में जो एक आवश्यक नई गति चाहिए वो पैदा होती है, उसका उस प्रकार का योगदान होता है। इसलिए योगदान करने लायक उसको बनना है, इसलिए बड़ा होता है। और इसलिए संघ के निर्मिति का प्रयोजन भारत है, संघ के चलने का प्रयोजन भारत है, और संघ की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनने में है। क्योंकि भारत का एक योगदान दुनिया में हो, योगदान उसको देना है, उसका समय आ गया है। इसके बारे में कल हम अधिक चर्चा करेंगे। परंतु ये भारत के उत्थान की शुरुआत कब हुई? तो एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है जो अभी भी चल रही है। हमारे इतिहास में हम जानते हैं कि हम वैभव के शिखर पर थे, स्वतंत्र थे, फिर आक्रमण हुए, हम परतंत्र हुए, और 2 बार बड़ी परतंत्रता झेलकर हम स्वतंत्र हुए। उस परतंत्रता में से मुक्त होना ये पहला काम था। अपने देश को बड़ा करना है तो स्वातंत्र्य आवश्यक है। श्रृंखलाओं में बंधा आदमी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये स्वातंत्र्य के लिए प्रयास शुरू हुए, और एक व्यापक अखिल भारतीय प्रयास, उसके लिए युद्ध 1857 में हुआ। वह युद्ध कुल मिलाकर विफल हुआ, और उस विफलता के कारण देश में विचार शुरू हुआ कि यह हमारा देश है, हमारी जनसंख्या प्रचंड है, हमारे अपने राजा महाराजा है, हजारों मील दूर से आकर मुट्ठी भर लोग जो इस देश को जबरदस्ती चला रहे थे, उनके सामने हम हार कैसे गए, हार क्यों गए? तो बहुत आशावादी लोगों का उत्तर था कि इस बार हार गए तो क्या हो गया, फिर से एक बार ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, सशस्त्र क्रांति। तो एक धारा वो फिर से बह चली, क्रांतिकारकों की धारा। देश के लिए अपना जीवन, अपना यौवन हवन करने वाले लाखों उदाहरण उस धारा में से निकले, जो हम सबके आज भी प्रेरणा स्रोत है, जीवन के बारे में। देश समर्पित जीवन कैसा होता है। परंतु उस धारा का प्रयोजन समाप्त हो गया स्वतंत्रता मिलने के बाद, और इसलिए सावरकर भी उस धारा के एक दैदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पूना में अपने उस क्रांतिकारक अभियान का समापन विधिवत कर दिया सार्वजनिक कार्यक्रम में। वो धारा अब नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, परंतु देश के लिए जीने मरने के लिए प्रेरणा स्रोत वो धारा बनी है। लेकिन कुछ लोगों को लगा ये लड़ाई में हम कम थे इसलिए नहीं आ रहे, हमको राजनीति का पता नहीं है, लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं है। केवल सैनिक लड़ेंगे तो काम नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम परतंत्र है, इसका उनको भान करा देने वाला राजनीतिक उपक्रम करना चाहिए। तो उस स्वतंत्रता के युद्ध के बाद 57 के बाद भारतीय असंतोष ठीक से व्यक्त हो और वो हानि न करे, इसलिए कुछ व्यवस्था हो रही थी, लेकिन इन सब लोगों ने उसको अपने वश में कर लिया और उसको स्वतंत्रता की लड़ाई का हथियार बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से
वो धारा चली। उसी में से अनेक प्रकार के राजनीतिक प्रवाह निकलकर आज हम देखते हैं इतने सारे राजनीतिक दल अपने देश में हैं। स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के लिए लोगों की राजनीतिक जागृति, ये लक्ष्य उनका था और वो अच्छी तरह से हो गई। सामान्य व्यक्ति भी, चरखा तो अपने देश का परंपरागत है, वो नई बात नहीं थी, लेकिन देश के लिए चरखा चलाना, ये बात सिखाई उस राजनीतिक दल ने। देश के लिए जीना मरना, हर काम में देश का विचार करना, ये वातावरण सारे देश में हो गया। फलस्वरूप स्वतंत्रता में सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा था, उनका भी बड़ा योगदान था, कुछ दुनिया की परिस्थिति भी थी। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उस धारा को जिस प्रकार जैसे प्रबोधन करना चाहिए उस प्रकार होता तो आज का दृश्य का कुछ अलग होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये हम सब लोग देख रहे हैं। दोषारोपण करने की बात नहीं, ये फैक्ट है। एक धारा दी, उन्होंने कहा कि ये सब होगा लेकिन अपने समाज में कुछ कमियां है, रूढ़ी कुरीतियों से ग्रस्त अपना समाज है, उसको आधुनिक शिक्षा का स्पर्श नहीं है, अंधविश्वासों से भरा है, उसको ठीक करना चाहिए और इसलिए तरह तरह के सुधार आंदोलन अपने देश में, और कुछ आज भी चल रहा है। उनका परिणाम तो हुआ, प्रभाव तो हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी भी ऐसे सुधार के उपक्रम, सुधार के अभियान, सुधार के आंदोलन करने पड़ते हैं। और एक धारा थी जिन्होंने कहा कि पहले अपने मूल पर चलो, फिर से हम उसको भूल गए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दो मुख्य नाम उसमें लिए जाते हैं, जिन्होंने अपने मूल पर समाज को खींचने का प्रयास किया। उसके चलते जो जो हुआ, इन पहले की 3 धाराओं सहित भारत में आज जो कुछ चल रहा है उस पर इनका प्रभाव है। कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत वहां पर है, कहीं न कहीं विचार का जो प्रवाह है वो वहां से जुड़ता है। परंतु ये चारों धाराएं चली जैसा भारत हमको चाहिए। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि वैसा खड़ा हुआ। इसका कारण क्या है? संघ के निर्माता जो थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम कर चुके थे। उनको हम जन्मजात देशभक्त थे, क्योंकि बचपन से ही ये चिंगारी उनके मन में थी कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। स्वयं बचपन में ही अनाथ हो गए थे, दरिद्रता में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन देश के लिए चलने वाले कामों में भाग लेना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और विद्यार्थी के नाते उनका जो कर्तव्य था अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूर्ण करना, उसमें अपने विद्यालय में पहले 10 में आना, ये भी कभी उनका छूटा नहीं। वंदे मातरम आंदोलन 1905-6 में जो हुआ, उस समय उन्होंने नागपुर के सारे विद्यालयों में उस आंदोलन का संगठन किया। जब इंस्पेक्टर लोग स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो हर क्लास में उनका स्वागत वंदे मातरम से होता। चिढ़कर उन्होंने सारे विद्यालय बंद कर दिए। कौन इसके पीछे पता लगाने का प्रयास किया। 4 महीने स्कूल बंद रहे, पता नहीं लगा। अंत में कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो अभिभावक गार्डियंस थे और सरकारें थी, कि एक नॉमिनल अपॉलॉजी हो जाए स्कूल में एंटर करते समय गेट पर, और शिक्षक खड़ा रहे, वो पूछे गलत हुआ ना, माफी चाहते हो ना, तो मुंडी हिलाना, नॉमिनल अपॉलॉजी। स्कूल शुरू हुए, लेकिन 2 छात्र नागपुर के थे जिन्होंने ये भी करने का इनकार किया। मैं भारतवासी, हमें भारत माता हमारी, उसके स्वतंत्रता की बात को नकारना सपने में भी हम नहीं कर सकते। वो हमारा श्रद्धा स्थान है, वंदे मातरम कहना ये हमारा अधिकार है।
और इसलिए हम सपने में भी उसको ना नहीं कर सकते, तो हम माफी कैसे मांगे? तो स्वाभाविक वो दोनों रेस्ट्रिक्टेड हुए, मुस्लिम डॉक्टर जो बाद में डॉक्टर। फिर उस समय राष्ट्रीय विद्यालय चलते थे, उनमें जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैट्रिक में इस परिस्थिति में भी वो फर्स्ट क्लास में पास हुए। नागपुर के लीडर लोगों ने उनका ये स्पार्क देखकर, ये चिंगारी देखकर तय किया कि इनको कलकत्ता जाना चाहिए, मेडिकल पढ़ना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई का बहाना है, परंतु करना है वहां क्या? क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी वहां है, अनुशीलन समिति, उससे संबंध स्थापित करना और क्रांति कार्य पश्चिम भारत में भी शुरू करना। तो उनकी योजना के अनुसार पास में पैसा न होते हुए भी चंदा करके जो थोड़ा जमा हुआ उसके आधार पर डॉक्टर साहब कलकत्ता गए। किसी लॉज में जगह नहीं थी, तो अपने दो मित्र एक कमरे में रहते थे, उनके बिस्तर के बीच की जगह में अपना बिस्तर लगाया और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी अच्छी तरह पूरी की, फर्स्ट क्लास में हो गए और क्रांतिकारक समिति से संबंध भी स्थापित कर लिया। स्वर्गीय त्रैलोक्य बनर्जी चक्रवर्ती, स्वर्गीय रासबिहारी बसु, इनके लिखे पुस्तकों में उनका उल्लेख आता है। उनका कोड नेम कोकेन था। कोकेन चंद्र एक जीवित वास्तविक व्यक्ति थे जो चंद्रनगर में रहते थे, लेकिन उनके नाम से इनका वहां का चलता। सीआईडी को पता लगा तो कोकेन को अरेस्ट करने वो चंद्रनगर जाके उनको लेके आए दूसरे। ऐसी कहानी भी है। ये सब उन्होंने किया, लेकिन क्रांतिकारक आंदोलन भी बंद हो गया। अनेक लूपहोल्स के कारण, अनेक कमियों के कारण अंग्रेज सरकार ने उसको दबाने में यश प्राप्त किया। इनकी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। 3000 रुपए मासिक की एक नौकरी बर्मा में उनके लिए तैयार थी। प्रिंसिपल ने कहा, इन्होंने कहा मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया, मैं तो अपने देश के लिए काम करने वाला हूँ, और इसलिए नागपुर वापस आया। चाचा जी ने विवाह के बारे में पूछा, चाचा जी को पत्र लिखा कि इस जीवन में मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की अनुशीलन समिति में प्रवेश करने के पहले कि यह जन्म मेरा देश के लिए है, अपने सुख का विचार अगले जन्म में करेंगे। और इसलिए कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया। 1920 में उस आंदोलन का प्रचार करते समय जो भाषण किए, उसके चलते सेडिशन का मुकदमा उन पर चला और उसमें उन्होंने अपना डिफेंस दिया। डिफेंस देते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डिफेंस दूंगा तो कोर्ट में मेरा और एक भाषण होगा, पत्रकार वगैरह आएंगे और एक बार मेरे प्रचार की मुझे संधि मिलेगी। और उन्होंने भाषण किया। वो भाषण करने के बाद जो जजमेंट आया, उसमें जज ने लिखा कि जिन भाषणों के कारण इनको आरोप लगा है इन पर, उन भाषणों से इनका बचाव का भाषण ज्यादा सेडिशियस है, क्योंकि उन्होंने यहीं से शुरुआत की कि अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, ये किस कानून की बात कर रहे हैं, हमको किसने अधिकार दिया? स्वतंत्रता तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्धांत है। मैंने लोगों को यही बताया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय बताए, किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा। जो आपके भाषण लिखने वाले लोग हैं उनको मराठी भी ठीक से नहीं आता, मेरे भाषण मराठी में हो गए। आरोप तो आपका झूठा है, लेकिन ये कोर्ट भी बेकानूनी है। इस न्याय को, इस न्यायाधीश को, इस न्यायालय को मैं नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। और इसलिए उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास हुआ। सब ऐसे जो आंदोलन थे, क्रांतिकारकों का आंदोलन था, राजनीतिक जागृति के आंदोलन थे, समाज सुधार के काम थे, धर्म जागृति के काम थे, अपने मूल पर वापस आने के लिए, इन सब में उन्होंने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, कार्यकर्ता के नाते काम किया। कार्य पद्धति जान ली, कैसा काम करते हैं, समाज की स्थिति क्या है, ये करने से समाज में क्या होता है, ये सब उन्होंने जाना, अनुभव। और इस लंबे समय के दौरान उनका इन सब काम में काम करने वाले जो श्रेष्ठ लोग थे, धुरीण थे, लीडर लोग थे, उनसे संपर्क आया, चर्चा भी।
उनकी ये सक्रियता संघ स्थापना के बाद भी कायम थी। संघ शुरू होने के बाद 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। उस जंगल सत्याग्रह में भी वो संघ के सरसंघचालक हो गए थे, उसको छोड़कर नया सरसंघचालक नियुक्त करके आंदोलन में गए। वहां भी उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई। वो काटकर वापिस आए, फिर जो सरसंघचालक बने थे उन्होंने अपना कार्यभार वापस कर लिया, फिर संगठन। तो उनका अनुभव था और इस दौरान सबसे बात हुई, सुभाष बाबू से, महात्मा जी से, लोकमान्य तिलक से, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जी को तो महाराष्ट्र में अंडरग्राउंड उन्होंने रखा, नागपुर में रखा। बाद में लगा कि नागपुर सेफ नहीं उनके लिए, तो अकोला में भेजा। ये सब करते हुए इन सब लोगों से चर्चा होती थी, तो उनको ध्यान में आया कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे उपाय अधूरे रहेंगे अगर इस समाज के जो कुछ दुर्गुण हैं, जो घुस गए हैं इसमें, उसको दूर न किया जाए। क्योंकि एक बात तो स्वतः सिद्ध है कि देश को बड़ा करना है, देश को स्वतंत्र करना है, कुछ भी करना है तो नेताओं के भरोसे, संगठनों के भरोसे नहीं होता। वो सहायक जरूर होते, लेकिन सबको लगना पड़ता है, सब में एक गुणवत्ता आनी पड़ती है। पूरे समाज के प्रयास से कोई भी परिवर्तन आता है। आज अपने देश को बड़ा करना हम चाह रहे हैं, वो किसी के भरोसे छोड़ के नहीं होता, सब सहायक होंगे। नेता, नीति, पार्टी, अवतार, विचार, संगठन, सत्ता, सब इनका रोल असिस्टेंस का है, लेकिन मुख्य कारण जो बनता है वो समाज का परिवर्तन है, समाज की गुणात्मक उन्नति है। और बिना उसके हुए हमारे काम फुलफिल नहीं है। जो इश्यूज लिए हैं वो शायद रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो फिर से खड़े नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो स्वतंत्रता की बात ले तो हम देखते हैं कि कितना लंबा ताता है आक्रमकों का। हर बार कोई आता था, हम तो देखते देखते जीत लेता था, फिर हम जागरूक होकर उसको खदेड़ देते थे, दूसरा आता था। ये सब बार बार क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे दोष हैं जिनको निकालना चाहिए, कुछ ऐसे गुण हैं जिनको विकसित करना चाहिए। और इसलिए ये काम किसी को करना पड़ेगा, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपना अपना काम चुन लिया। इनका भी अध्ययन, डॉक्टर हेडगेवार का भी अध्ययन, चिंतन, वो इसी निष्कर्ष पर आया। जिन महानुभावों के मैंने नाम लिए हैं उन सबको आप पढ़ लीजिए तो आपको ये भाव मिलेगा। उसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है। स्वदेशी समाज नाम का श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का निबंध पढ़िए, उसमें उन्होंने कहा है कि समाज की जागृति राजनीति से नहीं होगी। हमारे समाज में समाज का स्थानीय नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने शब्दों किया है नायक, जो स्वयं शुद्ध चरित्र है, जिसका समाज से निरंतर संपर्क है, समाज जिस पर विश्वास करता है और जो अपने देश के लिए जीवन मरण का वर्ण करता है, ऐसा नायक चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। इतने बड़े खिलपराय देश में, गांव-गांव में, गली-गली में ऐसा नायक चाहिए, जिसके जीवन से एक वातावरण बनता है, वातावरण में समाज अपनी पूर्ति करता है। ऐसे नायकों का निर्माण होना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी समाज में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। इन सब के बोलने में, लिखने में ये बात आई है कि राष्ट्र को खड़ा करना है तो अपना राष्ट्र नया नहीं बनाना है। हमारे यहाँ पहले से हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा है कि युवा वृद्धों को प्रश्न पूछता है कि अंग्रेजों के आने के कारण रेल लाइन वगैरह आगे सारा देश बन गया, तो वृद्ध
युद्ध के रूप में वो गांधी जी उत्तर देते हैं हिंद स्वराज में कि ये भी बात तुमको अंग्रेजों ने ही सिखाई। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले हमारा देश एक था। तो हमारे देश का अस्तित्व ये बहुत प्राचीन है। परिस्थितियां बदलती है, उसमें परिस्थिति बदलती है, इसलिए वो एकत्व नहीं बदलता। स्वदेशी समाज में